जय हिंद, नमस्कार। हम आज बैठे हैं ऐतिहासिक गांव खंडरा पानीपत में। दोस्तों, हम बता देना चाहते हैं कि ये जो भारत है ये गांव का देश है और गांव से ही इस भारत की सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ है। इस देश की आज़ादी का सवाल हो या महापुरुषों का या किसी भी चीज़ का, तो जितना गांव में से निकल के इस देश का विकास करने वाली जो भी हमारी मूर्तियां हैं, जो भी हमारी महान हस्तियां हैं, जो भी हमारे नेता हैं या महापुरुष हैं, वो इस मिट्टी से ही आगे निकले हैं। और आज हम ऐसी ही महान विभूतियों के बीच में बैठे हैं, आपको रूबरू करा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि एक आम इंसान महान कैसे बनता है। उन्हीं के ज़रिए हम सुनना चाहेंगे कि आपने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है, इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए आपने क्या क्या मेहनत की है। हम मिलवाने जा रहे हैं भारत के सबसे पहले कॉमनवेल्थ में जो गोल्ड मेडल लेके आए थे अपने मनोज बॉक्सर जी, उनके अपने कोच और उनके बड़े भाई राजेश जी से। ये अपने राजेश जी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष में निकाला और अपने छोटे भाई और उनके गुरु के रूप में आप सबका स्वागत है। खिलाड़ी हमेशा देश को समर्पित होता है, अपनी कर्मभूमि अपनी जन्मभूमि को समर्पित होता है। खिलाड़ी हमेशा एक ही चीज़ को ध्यान में रखता है और वो होता है नेशन फ्लैग। इसके अलावा खिलाड़ी कुछ भी नहीं देखता कि वो किस समाज में है, किस परिवार से है। सिर्फ उसका एक ही मिशन होता है कि मेरे को अपने देश के लिए मेडल जीतना है और अपने देश का राष्ट्रगान है जो उसको बजते हुए गाते हुए देखना है। तो खिलाड़ी ज़िंदगी में पता नहीं कितनी बार कितनी स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है। वह उस स्ट्रगल के दौरान शायद कोई ही हो, बहुत कम लोग होते हैं कि उसके साथी होते हैं। कामयाब होने के बाद तो हाँ सारे लोग, सारा समाज, सब कुछ जुट जाता है। तो खिलाड़ी बहुत मुश्किल से, बहुत संघर्ष करके और आगे बढ़ पाता है और जब वो देश के लिए मेडल जीतता है तो गर्व महसूस करता है। तो खिलाड़ी को मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि किसी एक परिवार से, किसी एक समाज से और नहीं जोड़ना चाहिए। खिलाड़ी सबका होता है, पूरे देश का होता है और खिलाड़ी को वही सम्मान देना चाहिए जो सब देते हैं। खिलाड़ी देश से भी नहीं, पूरे विश्व का होता है, क्योंकि एक विश्व के परिवार में मिल जाता है। वो सबके साथ बैठकर खाता है, सबके साथ बैठकर पीता है और वो साथी जो उसके संघर्ष के साथी होते हैं वो उसकी पीड़ा को और उसके कुछ को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अभी खिलाड़ियों के बारे में बताओ, उनके जीवन दर्शन के बारे में बताओ, उनकी मेहनत और लगन के बारे में बताएं। हम अपने चैनल के माध्यम से जहाँ तक हमारी आवाज़ जाएगी, लोगों तक पहुँचेगा। हमारा मिशन है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं, हम जानना चाहते हैं कि जो अपने बॉक्सर थे, जो भारत में पहली बार अपना गोल्ड मेडल लेके आए इतने वर्षों बाद, हमने तो सुना भी नहीं था, तो उनकी जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आई, कैसे वो, और आपने उनको कैसे निखारा, इसके बारे में दो शब्द बोलना। देखिए 1998 में मनोज ने खेलना स्टार्ट किया था और वो पहली प्रतियोगिता जो चैम्पियनशिप थी हमारी पंचकुला में हुई थी और उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस चैम्पियनशिप में उसका गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद उसका नेशनल चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्शन हो गया था जो कि वेस्ट बंगाल दुर्गापुर में हुई थी। वहाँ पर उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद वो नेशनल प्लेटफॉर्म पे चले गया हरियाणा से निकलकर। उसके बाद उसने फिर कंटिन्यू दिल्ली में हुई अगले साल चैम्पियनशिप, उसमें सिल्वर जीता। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसका सारा निशाना गोल्ड पे रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई हैं। 2008 में उसने जो बठिंडा में नेशनल हुई थी, जब सीनियर में प्रवेश किया उसने, मनोज ने, तो सोम बहादुर पून आर्मी के बॉक्सर थे और 2006 के कॉमनवेल्थ के सिल्वर मेडलिस्ट थे। उनको हराकर बेस्ट बॉक्सर भी बने थे इंडिया के। और उसको जो विजय वो था, विजय पथ था, उसको भी रोका था।
सोम बहादुर पुन के। उसके बाद लगातार 2008 से और 2010 के बीच में नंबर 1 होने के बावजूद भी कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता नहीं मिली। इंतजार किया और 2010 के कॉमनवेल्थ खेल मिले। और राजेश जी, जैसे आपने बहुत उत्तम बातें कही, 2008 में जिस समय में अपना जो गोल्ड मेडल लेके आए अपने मनोज जी, उसके बाद जो उपलब्धि और जो उनका नाम, उनकी ख्याति पूरे विश्व में, पूरे देश में गूंजी, तो उसके बाद कुछ ऐसी बातें सामने आई जो मतलब हमारे जो सत्र को रोकने में कुछ उनका कठिनाइयों का कुछ दौर शुरू हुआ। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, ऐसे बहुत सारे जिंदगी के बहुत सारे पड़ाव हैं। जब जूनियर में था तब भी कई बारी आपकी सिलेक्शन हो गई, आप अपने तैयारी करके आ गए हैं और आपको टीम के साथ खेलने जाना है और आपको कह दिया कि आपको नंबर काट दिया गया है, तो जहाज से कई दफ़ा उतर के आए हैं। मतलब कि जहाज तक पहुंच से नहीं, सिलेक्शन हो गई है लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पाई। ऐसी बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, हर कठिनाई को बयान नहीं कर सकते। मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मनोज के ऊपर मैं उसकी मनोज की बायोग्राफी लिख रहा हूँ, जिसका टाइटल है परिस्थितियाँ। कि हम किन परिस्थितियों से निकल कर कहाँ तक पहुँचे हैं। और आप देखोगे कि बॉक्सिंग जैसे खेल में अपने आप को 2 दशक से रखना और 2 दशक तक लगातार खेलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इतना कभी सरकार से या किसी कंपनी से, एनजीओ वगैरह से भी मनोज को स्पॉन्सरशिप नहीं मिली। तो अपने घर से एक नौकरी भी, एक छोटी सी, अभी क्लास 2 बनेंगे रेलवे में, तो नौकरी के मामले में देख लो कि अब आत्मसम्मान की बात कहें तो इंस्पेक्टर का पद कोई छोटा नहीं होता, यदि आम जनमानस की बात करूं, लेकिन हमारे लिए छोटा था क्योंकि हमारे अचीवमेंट्स के हिसाब से जो लोग लगे हमारे से कम अचीवमेंट्स को, तो उनको बड़ा पद और हमें छोटा पद, हमने वो पद छोड़ दिया। यदि हम इतनी छोटी छोटी चीज़ें सोचते तो मनोज 2 ओलंपिक, 3 एशियन गेम्स, 3 कॉमनवेल्थ गेम्स और 5 बार विश्व चैंपियनशिप नहीं खेल पाता। क्या अभी जैसे अर्जुन अवार्ड उनको मिला है अभी फिलहाल? अर्जुन अवार्ड 2014 में मिला था, वहाँ भी कंट्रोवर्सी हो गई थी। मनोज के 32 पॉइंट्स थे और जो हमारे दूसरे खिलाड़ी थे उनको जो अर्जुन अवार्ड मिला था तो उनके 20 पॉइंट्स थे। तो उसके लिए भी हमने उस समय डिसीजन लिया कि हमने पहले रिक्वेस्ट की सरकार से, जो सिलेक्शन कमेटी थी, कपिल देव जी की चयन समिति थी, उसके सामने। जब हमें इग्नोर कर दिया गया तो हमने फिर एक डिसीजन लिया कि अपना हक है, अपने हक के लिए हम जाएंगे। तो हमने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए हमारे पक्ष में निर्णय दिया और मनोज अर्जुन अवार्डी बना। तो मित्रों, देशवासियों, आपने सुनी बिल्कुल ही कम समय में और बहुत बड़ी उपलब्धि। और ये कोई आम बात नहीं, कोई मामूली बात नहीं। एक मध्यम वर्ग से उठकर पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपना झंडा गाड़ देना और भारत माता को अपना सब कुछ समर्पित कर देना, ये एक आम इंसान के बस की बात नहीं होती। खिलाड़ी ऐसी चीज है, सब कुछ अपने देश पे समर्पित कर देता है। उसके अंदर एक ही लक्ष्य होता है, उसके दिमाग में एक ही बात चलती रहती है कि आपको अपने देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए कुछ करके दिखाना है। बाकी जितना भी है वो बाद की बातें होती हैं। और जो भाई साहब ने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने जो समय, कीमती समय निकाला, उसके लिए हमारी पूरी टीम, चैनल इनका आभारी है, मराठा उत्थान का। और इतनी खुशी भी हमें हो रही है कि आज इनका जो समय हो बहुत ही कीमती है, एक एक क्षण इनका बहुत कीमती है, वो पूरे देश को समर्पित है। हर जगह इनके इंटरव्यू वगैरह चलते हैं। बहुत लोग चाहते हैं कि भाई हम इनसे रूबरू बैठें और उनके जीवन के बारे में कुछ पूछें, क्योंकि सभी को जिज्ञासा होती है। ये जो हस्तियां बैठी हैं ये भारत रत्न हैं और हमें इन पर गर्व है। हमें नहीं, पूरे भारत को और पूरी दुनिया को गर्व होता है। और अभी हम राजेश जी से कुछ और बातें करेंगे। मैं आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। गर्व है मुझे कि मैं देश के एक ऐसे होनहार खिलाड़ी से के साथ बैठा हूँ जिन्होंने यूथ वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में रिकॉर्ड बनाया इंडिया के लिए। पहले भारतीय एथलेटिक्स के जिन्होंने कॉमनवेल्थ में मेडल जीता।
और पहले मिल्खा सिंह के बाद दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ और एशियन में दोनों में गोल्ड मेडल जीता। और मैं नीरज को और उसके परिवार को और पूरे गांव को आज शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और भविष्य के लिए मैं कामना करता हूं कि नीरज हमारे लिए 2020 ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीते और हमें और हमारे समाज को और हमारे मातृभूमि को पूरी को गौरवान्वित करे। अभी हमने राजेश जी को सुना जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक ऐसे योद्धा को तराशने में निकाला है। इन्होंने अपना पूरा जीवन उसी बच्चे को समर्पित किया जो मातृभूमि का बच्चा था और इस मातृभूमि को उसने गोल्ड मेडल पे गोल्ड मेडल दिए हैं। हम इनका तहे दिल से आभारी हैं और पूरे भारतवर्ष को इन पर गर्व है। अभी हमारे बीच में जो नीरज जी बैठे हुए हैं, अभी हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे क्योंकि पूरी दुनिया को इन पे गर्व है। क्योंकि हर फील्ड में देखा जाता है कि कौन कितने मेहनत करके आगे निकलता है, लेकिन जो खिलाड़ी की जो मेहनत है उसका हमें पूरा ये जजमेंट नहीं होता कि आज हम चल रहे हैं तो कल चल पड़ेंगे। कई इंजरी आती हैं शरीर के अंदर, कई प्रकार की प्रॉब्लम होती हैं, फैमिली प्रॉब्लम होती हैं, उसके बावजूद भी इतनी मेहनत करके आगे निकलना बहुत ऊंची उपलब्धि होता है। तो नीरज जी से हम बात करना चाहेंगे। नीरज जी, आप इस फील्ड में कितने दिन से काम कर रहे हैं? जी, मैं 2011 से कर रहा हूँ स्पोर्ट्स जेवलिन थ्रो और अभी 7-8 साल हो गए हैं पूरे। तो आपने इस कालखंड के अंदर जितने 7-8 साल हुए आपने, इसमें तकरीबन कितने साल आपने कितना कठिन परिश्रम किया उसके बारे में 2 शब्द बताएं। जी बिल्कुल, स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल था और मेरा तो स्पोर्ट भी ऐसा है कि बिल्कुल ही कोई जानता ही नहीं था। हरियाणा में भी, इंडिया में भी इतना नाम नहीं था जेवलिन थ्रो का। और सबसे बड़ी बात है कि फैमिली में भी कोई स्पोर्ट्स नहीं करता था और पूरे गांव में कोई इतना गेम का माहौल नहीं था। तो मैं 15-16 किलोमीटर यहाँ से स्टेडियम में जाता था पानीपत। तो वहाँ पे ही मेरे कुछ सीनियर थे, वो मिले, उन्हीं के साथ मैंने आराम आराम से शुरू किया था। तो उनकी मदद से फिर घर से हेल्प जितनी भी कर सकते थे तो अपनी तरफ से पूरी घर वालों ने हेल्प। और उसके बाद थोड़ा सा यह शुरू में प्रॉब्लम आई, लेकिन ये नहीं पता कि कैसे, पर फिर भी चलते रहे हम, जैसे भी रुके नहीं भाई, अपने काम पे अपनी मेहनत करते रहे। तो आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप भगवान की दया से या सभी की दुआएं लगा लो कि आज इस मुकाम पे हैं। ये आपकी मेहनत का ही फल है जहाँ तक हम समझते हैं और ये जानते भी हैं, क्योंकि बिना परिश्रम किए तो कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन कई लोगों का क्या होता है कि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि गॉड गिफ्टेड भी होती हैं। आप में कुछ ऐसा अपने आप में फील किया, महसूस किया कि आपको कोई गॉड गिफ्ट मिला हुआ है? जी बिल्कुल, देखो एक सबसे बड़ी बात होती है कि हमारा जो जुनून सबसे बड़ी चीज़ होती है। चाहे मेरा कोई ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा भी कि मैं खिलाड़ी बन सकता हूँ जब स्टार्टिंग में जाने लगा, लेकिन ये है कि मेहनत बहुत ज़्यादा की। तो मेहनत करते करते एक जुनून बन गया अंदर कि भाई हाँ आज अभी कुछ करना है। तो जुनून बनते बनते जेवलिन से जुड़े और जेवलिन से मतलब इतना ज़्यादा लगाव हो गया, इतनी मेहनत की इसके अंदर। तो हल्का हल्का चलते चलते नेशनल में आने लगे, फिर इंटरनेशनल खेले, इंटरनेशनल में मेडल नहीं आए, फिर भी आगे फिर उतनी उससे ज़्यादा मेहनत की। लेकिन फिर क्या है कि अभी पिछले 2-3 साल से बहुत अच्छे एक जो इंटरनेशनल लेवल पे जो टूर्नामेंट है, जो हमारी चैंपियनशिप या कंपटीशन होते हैं, वो खेल रहा हूँ और बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट रह रहा है। और आगे भी यही है कि अभी ये साल बहुत अच्छा रहा, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड रहा, पिछली एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड था। तो बस अभी यही है कि ये कंटिन्यू करके और ज़्यादा मेहनत करके अभी 2020 ओलंपिक है जो टोक्यो में, उसका सबसे बड़ा टारगेट है और उसी में सोचेंगे कि अपने देश के लिए, एथलेटिक्स का एक भी मेडल नहीं, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा किया जाए। तो जब से जैसे हमने समझा है, जाना है कि जो आप चाहे आपको महसूस हो या ना हो, ये पूरे देश की जनता है ना, इतना अपने आप को गर्वित महसूस करती है जब से आपके मेडल आने शुरू हुए और मनोज भाई के मेडल आने शुरू हुए। क्योंकि भारतवर्ष में मिल्खा सिंह के बाद मतलब कम ही हो गया था। इसमें सरकार का कुछ आपको योगदान रहा, जैसे कोई प्रधानमंत्री हैं या रक्षा मंत्री हैं, आपको सपोर्ट किया, आपके साथ आए, कुछ इस प्रकार का हुआ है क्या? जी बिल्कुल, अभी नरेंद्र मोदी जी काफ़ी अच्छा स्पोर्ट खिलाड़ी को बहुत अच्छा सम्मान देते हैं। कोई भी कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स कुछ भी हुआ, इंडिया सभी प्लेयर्स के आते ही उन्होंने कुछ ना कुछ प्रोग्राम रखा है, उसमें सभी को मोटिवेट करते हैं। और हमारे जो खेल मंत्री है राज्यवर्धन राठौर सिंह,
तो वो खुद एक ओलंपिक मेडलिस्ट रहे, उनको सभी पता है कि खिलाड़ी कैसे निकल के आता है, तो वो अपनी तरफ से पूरी हेल्प करते हैं खिलाड़ी की। तो अभी सरकार की तरफ से जो है काफ़ी अच्छा हो रहा है, और इसीलिए कहीं ना कहीं शायद लगता है कि खिलाड़ियों में एक नया जुनून है। जो एशियन गेम्स में जो आज तक का जो रिकॉर्ड था, जितने मेडल थे, अचीवमेंट थी, वो आज तक की सबसे बेस्ट रही है। और शायद ऐसे ही चलता रहा तो ऐसे ही खिलाड़ियों का जुनून रहा और खिलाड़ियों को हेल्प मिलती रही और सभी का दुआएं और प्यार साथ रही, तो शायद ओलंपिक में भी जो सबसे ज़्यादा मेडल इस बार आएंगे। अगर देश की बात की जाए तो देश आप पे गर्वित तो है ही, लेकिन उनकी दुआएं इतनी हैं, सोते जागते पूरे देश में एक ही भगवान से दुआ होती है, एक प्रार्थना होती है, एक प्रेयर होती है कि जो हमारे खिलाड़ी अब जो जैसे मेडल लेके आए वो ओलंपिक में भी इसी प्रकार से लेके आए। और सरकार भी जितना अब हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं इस समय में, जितना सरकार करी वो भी काफ़ी पिछली सरकारों से ज़्यादा दिख रहा है। और खिलाड़ियों में हौसला भी तभी बढ़ता है सरकार कुछ न कुछ उनको आगे जाने के लिए सपोर्ट करे। तो पूरे देश को आप जैसे खिलाड़ियों पे गर्व है और आगे भी करता रहेगा, क्योंकि खिलाड़ी इस देश की आन बान शान होता है। और खिलाड़ी न किसी जाति का होता, न किसी मजहब का होता है, वो पूरे देश का होता है। अभी हमारे साथ बैठे हैं नीरज जी के चाचा जी, हम उनसे भी दो बातें करना चाहेंगे। नीरज जी को तैयार करने में, मतलब उनके जीवन में कितना उन्होंने योगदान दिया या कितनी उनकी दिलचस्पी रही है। हमारे भीम सिंह जी। सबसे पहले सभी देशियों को नमन, देशवासियों को नमस्कार करता हूं। और रही बात एक खिलाड़ी के तैयार करने में योगदान की, तो इसमें पूरे परिवार की ही ताकत होती है। एक आदमी से खिलाड़ी कभी नहीं बन पाता, उसके पीछे पूरे परिवार की ताकत एक दीवार बनकर खड़ी होगी और बच्चा आगे मेहनत करेगा तो सफलता ज़्यादा दूर नहीं होती, बड़ी जल्दी मिल जाती है। और मैं और खिलाड़ियों को भी संदेश देना चाहता हूं और उनके परिवार वालों को भी, बच्चों को खूब उत्साहित करें, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे उनके किसी भी और क्षेत्र में अगर वो कहीं टेक्निकली काम कर रहे हैं तो उनको पूरा प्रोत्साहन दें और बच्चे का मनोबल कभी ना तोड़े। अगर एक समय पर उतार चढ़ाव चलते रहते, एक समय पर बच्चा कहीं पर फेल्योर हो गया तो भी उसका उत्साहवर्धन करें और उसको आगे के लिए उत्साहित करें, भाई और अच्छा कर, और अच्छा करेगा, तू काबिल है। ऐसा कभी मत बोलने भाई तू कुछ नहीं कर सकता, तू तो अब घर बैठ जा, देख लिया तेरा, ऐसा कभी मत बोल ले। इससे बच्चे को निराशा होती है और बच्चा हमेशा अपने क्षेत्र में पिछड़ जाता है। तो मैं सभी माताओं पिताओं से, सभी पेरेंट्स से निवेदन करना चाहता हूं कि बच्चे का हर मोड़ पर साथ दें, उसको गलत संगत से बचाएं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और उसकी खेल की, पढ़ाई की सभी बारीकियों को बड़े प्यार से पूछे और उसका उत्साहवर्धन समय समय पर करते रहे। धन्यवाद भीम जी। अभी भीम सिंह जी ने जो बताया, पूरे देशवासियों के लिए एक मैसेज छोड़ा, पूरे पेरेंट्स के लिए जो भी अपने बच्चों को खिलाड़ी बनाना चाहते हैं। सबसे पहले एक हमने सुनी राजेश जी से भी कि कई चीज़ें होती खिलाड़ी के लिए, प्रैक्टिस, डाइट, रेस्ट, उसके बावजूद उनका मनोबल समय समय पर बढ़ता रहे। और माँ बाप तकरीबन कई बार हताश हो जाते हैं और खिलाड़ी भी हताश हो जाते हैं। ये आम फील्ड नहीं है, अगर आम इंसान होते तो इतनी उपलब्धियां नहीं होती। इनके अंदर जुनून था, एक ऐसी विचारधारा थी, हमें कुछ करके दिखाना है। तो आज इनका कीमती समय लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। और हमारे नीरज जी, भीम जी, बहुत बहुत धन्यवाद मराठा उत्थान NGO और रोड मराठा यूट्यूब चैनल की तरफ से, जो इन्होंने उसको हमारे चैनल को समय दिया है और देशवासियों को ये एक संदेश दिया है कि खिलाड़ी हम सभी बन सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि हमें केवल निश्चय की ज़रूरत होती है। मुसीबतें हर जीवन में आती हैं, मुसीबत को तोड़ के जो आगे बढ़ता है, जो अपने हौसले के बुलंदी को चमकाने के लिए तैयार रहता है, जो मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है, वो निसंदेह वो कामयाब हो जाता है। और ये इन्होंने माटी के लालों ने करके दिखाया। हमें गर्व है इस देश की माटी पे। और भीम सिंह जी दो शब्द कहना चाहते हैं। भीम सिंह जी बोलिए। और मैं इस चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि किसी भी खिलाड़ी को किसी एक जाति विशेष वर्ग से या किसी धर्म से या किसी शहर से, गांव से या किसी स्टेट से मत जोड़ें। ये इनको सिर्फ एक भारतीयता की नज़र से देखा जाए, भी भारत के खिलाड़ी हैं और ये भारत को रिप्रेजेंट करते हैं।
और इनका हमेशा हौसला बढ़ाए। इनको कभी भी आपस में मत बांटे, बिरादरियों में मत बांटे, किसी धर्म में मत बांटे, क्योंकि देश की धरोहर हैं और इनको देश की धरोहर के तौर पर ही पहचाना जाए। धन्यवाद। अच्छा रामनारायण जी, मेरे को एक बात बताइए, आपने कहा था कि जब आप ट्रेनर थे जिम में तो ये आपके पास आते थे, थोड़ा उसके बारे में बतलाएं। पुरानी बातें हैं, जब ये बहुत छोटे थे, स्टार्टिंग की बात है। इनका वज़न भी काफ़ी था और हाइट बहुत कम थी। जो मैंने अपने जीवन में इनको देखा ना पहली बार, मैं भी कबड्डी का बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ, तो जीवन में कई बार परिस्थिति आती हैं और परिस्थिति ऐसी विकट भी हो जाती है, उनको गेम छोड़ना पड़ जाता है और खिलाड़ी ही खिलाड़ी की भावना को समझता है। इसीलिए भी मैंने इनका समय मांगा आज। मैं जीवन में उस दौर में कामयाब नहीं हो पाया, मैंने भी कई गेम ज्वाइन किए थे, लेकिन जो लगन इनके अंदर थी ना, हम 2 खिलाड़ी आते थे अपने गांव से और ये तब बहुत छोटा बच्चा था, एक अपना बैग और जूते किट वगैरह सब डाल के आता था। बारिश के समय में भी हमने 3-4 बार मैंने इसको नोटिस किया कि हाँ, लंबी रेस का घोड़ा बनने वाला बच्चा है, क्योंकि बारिश से अक्सर बच्चे टल जाते हैं, क्योंकि सबको पता होता है आप प्रैक्टिस करके जाओगे, शरीर पसीने से भीग जाएगा, जाते टाइम फिर आप बीमार हो जाओगे तो आपकी प्रैक्टिस फिर कमज़ोर पड़ जाएगी, आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। तो लेकिन इन्होंने जो जुनून बना के रखा ना, तो वो दिल को छू जाने वाली बात थी। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, हर हर महादेव। मराठा उत्थान NGO रोड मराठा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है और हम पूरे देशवासियों को ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने जन्म लिया है तो इस मातृभूमि के लिए कुछ करिए और जातीयता से ऊपर उठ के देश के लिए काम करिए, तभी आप पहचाने जाओगे कि हाँ, वास्तव में आप इस माटी के लाल हो, इस देश की धरोहर हो। आप इस देश का रत्न तभी बन पाओगे जब आप अच्छी तरह से तरासे जाओगे। जय हिंद, हर हर महादेव। जितने भी हमारे भाई अभी लाइव देख रहे हैं, इनके लिए नीरज जी के लिए एक बार नीरज जी आप सबको बधाई दें और उनको सबसे पहले धन्यवाद और आप सभी का कि आप सभी की दुआएं और प्यार है साथ में, और ऐसे ही बनाए रखिए और हम जो खिलाड़ी हैं वो ऐसे ही देश का नाम रोशन करते रहेंगे। और एक जो भाई साहब के बारे में 2 लाइन बोलना चाहता हूँ मैं, कोच साहब के बारे में, कि इन्होंने भी अपना एक जो खेल को जो काफ़ी अपना जो पूरा जीवन समर्पित किया है, कि इन्होंने खुद भी गेम किया है काफ़ी अच्छे उस पर, और कुछ ना कुछ इंजरी या किसी के कारण इनको छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्हें उसके बाद भी ये गेम से जुड़े रहे हैं, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी निकाले हैं, मनोज भाई साहब जैसे हैं। तो ऐसे ही मैं बोलूँगा कि सभी जो भी खेल से जुड़े हुए हैं वो ऐसे ही हेल्प करते रहे और आगे बच्चों को निकालते रहे। तो कोच साहब का मैं काफ़ी बड़ा हाथ मानता हूँ कि अपने इंडिया के, भारत के खेल को बढ़ाने में। मैंने कई बार इनसे 1-2 बार और मैं मिला हूँ, तो इनके विचारों से मैं काफ़ी प्रभावित भी हुआ हूँ, क्योंकि खुद अगर उस मुकाम तक कोई इंसान ना पहुँच पाए, उसका जो लक्ष्य होता है, उन्होंने वो टारगेट अपने छोटे भाई को बना, उनका गुरु के रूप में बन के ऐसा मार्गदर्शन किया उनका कि वो राष्ट्र लेवल पे चमके और पूरी दुनिया में उन्होंने झंडे गाड़े। तो जितने दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए कुछ शुभकामनाएं, 2 शब्द बोले। सबको राम राम। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप खिलाड़ी कोई भी हो, खिलाड़ी हो, कोई अच्छा विद्यार्थी हो, कोई अच्छा कलाकार हो, आप बस उनका हौसला बढ़ाइए, उनको शाबाश बोलते जाइए, वो अपने मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे। आप एक छोटा सा शब्द है शाबाश, तो वो बोलते रहिए, पॉजिटिव बोलते रहिए, सकारात्मक सोच के साथ। नकारात्मक मत बनो, सकारात्मक बनो। अपने पड़ोस का, अपने गांव का जो भी होनहार बच्चा है उसको सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। हर बच्चे में अपना बच्चा देखो, मेरी सबसे यही प्रार्थना है। और सबको सपोर्ट करो, जो भी होनहार बच्चे हैं आपके गांव के, आपके पड़ोस के, आपके ज़िले के, उनका हौसला अफजाई करे और सब प्यार प्रेम से रहे। प्यार प्रेम ही है जो है हम सबको एक दूसरे से जोड़ कर रखता है। कहते हैं ना कि जुबान से कही बात वो वापस नहीं आती, तीर से निकला कमान। तो आप के द्वारा नकारात्मक कही बातें वो चुभती है कहीं ना कहीं, तो ऐसी बातें ना बोले कि किसी का हौसला, आप हौसले को कम करें, डिमोरलाइज करें किसी को। तो सकारात्मक सोच के साथ किसी का कुछ नहीं जाता, क्योंकि उसका जो सहारा होता है वो परिवार होता है। सबसे पहला सहारा माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं। तो आप लोगों का कुछ नहीं जाता कि एक खिलाड़ी को आप शाबाश बोलो, वो एक
उस शाबाश में आपका आशीर्वाद भी आ गया, आपका प्यार भी आ गया और आपकी दुआएं भी आ गई। तो मैं चाहूँगा कि आप जितने भी खिलाड़ी हैं हमारे देश के, हमारे हरियाणा के, हमारे प्रदेश के, हमारे ज़िले के, गांव के, सबको शाबाश बोलकर उनको आशीर्वाद देकर सम्मानित करते रहें और आगे बढ़ते रहें। मैं आप सबको एक बार फिर नमस्कार करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। रामायण जी, जैवलिन थ्रो के बारे में थोड़ा सा क्या इक्विपमेंट लगते हैं, कैसे खेला था, वो थोड़ा सा अभी जो मतलब जितने भी लोग अभी देख रहे हैं तो मनोज जी अपने नीरज जी से वो जैवलिन के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि जितने लोग जुड़े हैं उनकी उत्सुकता भी उतनी जुड़ गई और क्वेश्चन भी उतने जुड़ गए। हमारे पास समय नहीं था कि इतना कि इनको भी कहीं बाहर जाना था, लेकिन आपकी उत्सुकता को देखते हुए मनोज जी और राजेश जी ने ये समय दिया है। इसमें आप अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझे, क्योंकि आज हम जिन बच्चों के साथ, जिन हम देश की विभूतियों के साथ, इस मातृभूमि के लालों के साथ बैठे हैं, वो कोई आम इंसान नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपकी दुआओं ने इनको बड़ा बनाया है। आपकी प्रार्थना में वो दम था कि आज ये इस मुकाम तक पहुंचे, प्लस इनकी मेहनत और इनका जुनून। तो नीरज जी जैवलिन के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, उसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, देखो जैवलिन एक बहुत ही टेक्निकल जो है इवेंट है एथलेटिक्स में, वो नॉर्मली अपने इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कम है और इसके कोचिंग जो है बहुत ही कम है। इसलिए जो है बच्चे कई बार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो आ नहीं पाते उस लेवल पे। तो कहीं ना कहीं मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले अपना फिटनेस जो है, फिटनेस काफ़ी अच्छा करें, उसके बाद किसी अच्छे सीनियर से या किसी कोच के पास जाए जो एथलेटिक्स के बारे में जानता है, और जैवलिन के कोच के पास ही जाके आप सीखें, क्योंकि एक बार जो टेक्निक आपकी हो जाती है वही जम जाती है मतलब अपने उसमें, तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा जो नींव है शुरू में वो काफ़ी अच्छी करने की कोशिश करें, और एक कोच है जो भी सीनियर है वो जो अच्छा आपको लगता है उसी के पास ट्रेनिंग स्टार्ट करें, और शुरुआत अच्छी होगी तो तभी एक अच्छा खिलाड़ी बना जाएगा। जैसे अभी आप वहाँ इतने बड़े खेलों के अंदर गए तो आपका जो वो भाला था उसका कुछ लोग जानना चाहते हैं, उसकी क्या रेंज, कितनी कीमत का था, जी उसका देखो, क्या वेट था? हाँ 800 ग्राम का होता है भाला जो मेंस का होता है, और लड़कियों का जो होता है 600 ग्राम का होता है। और ट्रेनिंग के लिए हम जो खरीदते हैं वो 5 से 6 हज़ार रुपये तक स्टार्टिंग में जो ले सकते हैं, लेकिन जो कंपटीशन में होते हैं, इंटरनेशनल मीट में जो जेवलिन होते हैं चैंपियनशिप में, तो वो काफ़ी महंगे होते हैं, वो 1-1.25 लाख रुपए तक के, 80-90 हज़ार रुपये तक के होते हैं। तो वो मैं खुद अपने पैसों के वो खुद मिल लेता, वो कंपनियां जो स्पॉन्सर कर देती हैं। लेकिन जो ट्रेनिंग के लिए जो होते हैं वो 5 से हज़ार तक ही खरीदते हैं, क्योंकि इनका बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं। तो ये दिक्कतें शुरू में काफ़ी आएंगी, पर ये इन सब से उठ के हमको वो करना है, क्योंकि कहीं ना, हाँ आपने शुरुआत की होगी कभी ना कभी, तो इंसान शुरुआत करता है जी। उस समय में आपने कितने रुपए का जो भाला खरीदा था उससे शुरुआत की आपने? जी देखो, मैंने जो सीनियर थे मेरे उनके साथ ही स्टार्ट किया, उनकी जेवलिन के साथ शुरू किया था, जो हाँ उनके खुद के थे वो, और वो भी कितने ज़्यादा रेंज के नहीं थे, वो 6 से 7-8 हज़ार रुपये तक के थे, और हमारे पास थे भी सिर्फ 2-3 ही जेवलिन, उसके साथ ही हम 6-7 जो है प्रैक्टिस करते थे। और इसके अलग जूते वगैरह भी इसके अलग आते हैं, स्पाइक्स होते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो शुरू में हमको थोड़ा सा इनके बारे में ना सोच के अपनी फिटनेस के लिए ध्यान देना पड़ेगा, और ये दिक्कत सभी को आती है, मुझे बहुत ज़्यादा आई, और जो एथलीट जो जैसे स्टार्ट करते हैं गेम सभी को आती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन उन सब से उठ के ही हमको ये सभी परिस्थितियाँ मतलब पीछे छोड़नी पड़ेंगी और अपने जुनून से मतलब ऊपर उठना पड़ेगा। जेवलिन के बहुत कम कोच होते हैं और बॉक्सिंग के तो आपको मिल जाते हैं जी, गवर्नमेंट भी स्पॉन्सर कर रही है, तो इसके लिए बच्चे मतलब एक प्रेरणा लेके कैसे, कहाँ पे, कैसे शुरुआत करें? जी देखो बॉक्सिंग भी बहुत टफ है, रेसलिंग है जो बहुत टफ, सारे जो फिजिकली जो स्पोर्ट है काफी टफ होते हैं, जिसमें शरीर का हमको करना है। तो उसमें क्या है कि अभी बॉक्सिंग लगा लो, बॉक्सिंग एक काफी पुराना अपना गेम है, जैसे ओलंपिक मेडल भी है और रेसलिंग में है ओलंपिक मेडल है, जिस चीज को लोग जानते हैं उसमें जो है आसानी से हम स्टार्ट थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्योंकि कोच भी मिल जाते हैं और थोड़ा सीनियर जो है अच्छे उस एक प्रेरणा देने वाले मिल जाते हैं। लेकिन इसमें जेवलिन में ऐसा है कि आप शुरू करोगे तो आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे, एक नया स्पोर्ट है, लेकिन जेवलिन का टैलेंट बहुत ज़्यादा है इंडिया में। मैंने देखा है कि जैसे काफ़ी फास्ट जो एक जेवलिन के लिए हाथ काफ़ी फास्ट चाहिए, तो काफ़ी उसमें बच्चों में नेचुरल है अपने इंडिया में, गाँव में सबसे ज़्यादा। तो वो कहीं ना कहीं वो आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं तो ये बोलूँगा कि गाँव में जो भी चाहे सरपंच है कुछ भी है, मतलब स्टेडियम में एक गांव में होना चाहिए सभी बच्चों के लिए, और वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा कोई आदमी होना चाहिए कि भी उनको जो थोड़ा बहुत भी गेम के बारे में जानता है उनको फिटनेस करवाता रहे। हाँ, तो ये तो हम पहले ही
एक बात आई थी कि भाई ये देश गांव का देश है, ये देश गांव का देश है, और इस गांव से ही, इस मिट्टी से ही उठ के हमारे ऐसे ऐसे महान खिलाड़ी, महान नेता, महान अभिनेता और महान योद्धा, महान ऋषि मुनि बने हैं। तो दोस्तों, जय हिंद, हर हर महादेव। इन देश की मानवीय विभूतियों से मिले, इन्होंने अपना कीमती समय दिया आपके लिए। सभी देशवासियों के लिए हार्दिक शुभकामना। जय हिंद, हर हर महादेव।